और जनता की परवाह तो उन्हें इसलिए नहीं है क्योंकि जनता के वोट की उन्हें जरूरत नहीं है। जनता के वोट की जरूरत होती तो शायद कुछ बात है। जनता के वोट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो सरकार है ये पहले भी और अब भी इस ईवीएम में 2019 में तो बिल्कुल साफ हो गया कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर लूट करके, लोगों का वोट लूट करके ये बन के आई। इसको जनता का मत हासिल नहीं है। 55 और 60% की जो बात कर रहे हैं, मैंने तो कई बार कहा, फिर आज आपके माध्यम से कहता हूं, अगर 56 इंच का सीना है और इतना अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो और 55 से 60% लोग आपको वोट दे रहे हैं तो आ जाओ, बैलेट पेपर से चुनाव करो, आपकी औकात पता लग जाएगी आप कहां हो। मुंह के बल गिरोगे नीचे जाके, रोक हमें कोई नहीं सकता। ये बीजेपी भी जो है इसमें भी हिम्मत नहीं है, इसमें भी इतना गुर्दा नहीं है जो हमें रोक सके। आने वाले समय में इसे बता देंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यानी ये गरीब देश, ये देश जो बर्बादी की तरफ पूरी तरह से ढकेल दिया गया है, उस देश के प्रधानमंत्री पर खर्चा एक साल में लगभग 2000 करोड़ रुपए है। और जितने भी प्रवासी मजदूर गए हैं हमारे भाई गरीब, उनके उस पर जो टोटल खर्चा आएगा वो 2 या 2500 करोड़ खाने पर जो खर्चा है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब आप ये बताइए कि सरकार के लिए एक व्यक्ति ज्यादा कीमती है, ऐसा क्या है उस व्यक्ति में? उसने देश को बर्बाद ही किया और तो कुछ नहीं किया, झूठ ही बोला और तो कुछ नहीं किया, देश को धोखा ही दिया है, गुमराह ही किया है, उस व्यक्ति ने कुछ नहीं। उस अकेले पर अगर 2000 करोड़ रुपए खर्च होता है तो क्या करोड़ों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, जो अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, जिनके पास पैसा भी नहीं है, पैदल जा रहे हैं, कितनी बुरी स्थिति में आप और हम लोग रोज पूरी दुनिया देख रही है और दुनिया कमेंट भी कर रही है इस बात पे, उनके लिए खाने के नहीं है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री को अगर जरा से भी शर्म हया है तो डूब के मर जाना चाहिए प्रधानमंत्री को। ऐसे प्रधानमंत्री को जहां उसकी आंखों के सामने बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। वैसे भी 3 लाख लोग इस देश में हर साल भूख से मर जाते हैं, 40 करोड़ लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और उनके सारे उस पर 2000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और इनके लिए खर्च नहीं हो सकते। तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री के लिए अपने अलावा, अपने चेहरे के अलावा, अपनी पार्टी के अलावा और सत्ता पर किसी भी तरह से वो काबिज बने रहे, इसके अलावा किसी की उन्हें कोई परवाह नहीं है। और जनता की परवाह तो उन्हें इसलिए नहीं है क्योंकि जनता के वोट की उन्हें जरूरत नहीं है। जनता के वोट की जरूरत होती तो शायद कुछ बात है। जनता के वोट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो सरकार है ये पहले भी और अब भी इस ईवीएम में 2019 में तो बिल्कुल साफ हो गया कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर लूट करके, लोगों का वोट लूट करके ये बन के आई। इसको जनता का मत हासिल नहीं है। 55 और 60% की जो बात कर रहे हैं, मैंने तो कई बार कहा, फिर आज आपके माध्यम से कहता हूं, अगर 56 इंच का सीना है और इतना अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो और 55 से 60% लोग आपको वोट दे रहे हैं तो आ जाओ, बैलेट पेपर से चुनाव करो, आपकी औकात पता लग जाएगी आप कहां हो। मुंह के बल गिरोगे नीचे जाके, यह है स्थिति। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस देश के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की प्राथमिकता इस देश का गरीब, इस देश का लाचार, मजबूर, मजदूर और किसान नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, जो मध्य वर्ग है। मध्य वर्ग को 20 लाख करोड़ में झुंझुना पकड़ा दिया। मैंने एक वीडियो देखा, आरएसएस का बड़ा बेचारा 10-15 साल से, पिछले 10-15 साल से बड़ा कट्टर समर्थक रहा, आज भी कह रहा हूं मैं मोदी जी का बड़ा भक्त हूं। ये आज मुझे बात उसमें थोड़ी सी अजीब सी लगी कि सब कुछ देख रहा, रो रहा है, कह रहा मोदी तूने बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ तो करता, कम से कम इतना ही करता कि ये जो बैंक हमसे ईएमआई मांग रहे इन्हें कह देता 6 महीने बाद लेना ईएमआई, उससे पहले नहीं। इतना रो रहा, फिर भी कह रहा हूं कि नहीं मोदी, मुझे मोदी से शिकायत है। फिर किससे शिकायत? तो जब ये जो भक्त हैं, जो मोदी भक्त हैं, अंध भक्त हैं, वो भी अब जब बुराई कर रहे हैं और कह रहे हैं मध्य वर्ग को क्या दिया, मध्य वर्ग तो तुझे जिताता है, सब कुछ है, तो इस सरकार की प्राथमिकता इस देश की जनता नहीं है, चाहे वो मध्य वर्ग हो, चाहे निम्न मध्य वर्ग हो, मजदूर हो, किसान हो, मजबूर हो, गरीब हो, लाचार हो, दलित, पिछड़ा और जो माइनॉरिटी, विशेषकर मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये तो इसकी प्राथमिकता में है ही नहीं। इसकी प्राथमिकता में केवल मोदी जी अपने आप में वही हैं, मोदी और अमित शाह पौने 2 लोग बस। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ट्रेनें भी आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन बड़े दुख की बात है, आप सिर्फ एक सवाल लोगों से पूछिए, इस कोरोना संकट में जब से ये बंद हुआ है, इससे पहले जो भारतीय रेल व्यवस्था है, भारतीय रेलवे
एक दिन में तकरीबन 6000 रेलगाड़ियां चलाता था, जिसमें पैसेंजर, मालगाड़ी, और 3 करोड़ लोगों को एक दिन में ढोता था, इधर से उधर पहुंचाता था एक दिन। तब ट्रेनें टाइम से चलती थी, हालांकि उस समय बहुत सी ट्रेनें बड़ी लेट होती थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतनी लेट जब 6000 ट्रेनें ट्रैक पर दौड़ती थीं तब इतनी लेट नहीं होती थी, और कई ट्रेन टाइम पे पहुंचती थी। अब तो 200 हैं, केवल 200 ट्रेन, और तुम 200 ट्रेनों को टाइम से नहीं चला सकते। तुम कह रहे हो वो यहां से बिहार के लिए भेजिए, पहुंच गई उड़ीसा, भटक गई, क्यों? उसमें वो नहीं था, ड्राइवर नहीं था। और ड्राइवर की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि वो अपने आप ही वहां ले जाएगा? नहीं ना, जो डायरेक्शन मिलेगी उसी हिसाब से तो चलेगा ना वो। तो डायरेक्शन कौन दे रहा? रेलवे डिपार्टमेंट के लोग दे रहे यहां से। सिंपल इतना है कि इन मजदूरों को इतना घुमाओ, और ये कोशिश है, मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं बिल्कुल सीधा साधा, कोशिश ये है जो ट्रेन 30 घंटे में पहुंचनी चाहिए वो 90 घंटे में पहुंच रही है, 9 दिन में पहुंच रही है ट्रेन। तो मतलब साफ है, कहीं भी जो दुकानें नहीं खुली हुई है उनको खाना तुम दे नहीं रहे, पानी तुम दे नहीं रहे, और वो बाथरूम का पानी जो वो भी पी रहे हैं, वो भी कितने दिन तक पिएंगे, कब तक मिलेगा, कुछ नहीं। तो सिंपल है कि जितने जो रेलवे में मर जाए इन्हें यहाँ मार लो, और जो बाकी जो सड़क पे मर रहे हैं वो मर ही रहे हैं, रेल के नीचे कट के जो मर रहे हैं मर रहे हैं, भूख से जो मर रहे हैं मर रहे हैं। तो मतलब यह है कि गरीब जनता जितनी मर जाए उतना ही अच्छा है इस सरकार के हिसाब से। तो अन्यथा ये कैसे हो सकता है? 6000 ट्रेनों को तुम बहुत कुछ सही टाइम पे चला सकते हो, लेकिन तुम 200 ट्रेनों को नहीं चला सकते। सिर्फ 200 ट्रेनों को टाइम पे नहीं चला सकते, तो तुम्हें पूरे जो रेलवे डिपार्टमेंट है, इंक्लूडिंग रेलवे मंत्री पीयूष गोयल सहित पूरे डिपार्टमेंट को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए, इसमें यमुना नदी में डूब कर मर जाना चाहिए। 200 ट्रेन आप उस पर नहीं चला पा रहे टाइम से। इसका मतलब साफ है जो है कि ये जितने मर जाएं उतना बढ़िया है, इससे ही बेहतर रहेगा, और कुछ नहीं है, और उनकी प्राथमिकता में लोग नहीं है। सर, आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी, हमने सर लगातार जब देखा कि जब आपकी पार्टी के जो वॉलेंटियर हैं लगातार लोगों की मदद करते रहे, जो प्रवासी मजदूर हैं, काफी लोगों को खाना पहुंचाया, काफी जगह हमने देखा कि जिनको चप्पल नहीं मिल रहे वो भी मुहैया करा आपकी पार्टी ने, काफी अच्छा मदद काम कर रही है। लेकिन कहीं कहीं ये भी देखा कि आपकी पार्टी को रोकने का भी कार्य किया गया, कैसे आप देखते हैं? देखिए वो तो सारी चीजें होती रही। देखिए हम तो, क्योंकि हमारी पार्टी का इतना अभी विस्तार नहीं है, दूसरा हमारी पार्टी के पास इतना पैसा भी नहीं है, पर हमारी पार्टी के जो साथी हैं, जो भी पार्टी में हैं, जो पार्टी को पसंद करते हैं, वो लोग जो सहयोग करते हैं, और अपने स्तर से हम जितनी भी मदद हो सकी, ये ऊँट के मुंह में जीरा ही मैं कहूँगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारी पार्टी के साथियों ने, वॉलंटियर्स ने जो किया है, हम तो समझते हैं कि हम इस काबिल थे तो कुछ कर पाए, या तथागत भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, बाबा साहब के आशीर्वाद से हम ये सब कर पाए जो भी कुछ है। तो वो हमारी जिम्मेदारी थी, हमने निभाने की पूरी कोशिश की है। हालांकि जितनी इच्छा थी या जितनी इच्छा आज भी है, हम उतना नहीं कर सके, ये बात ज़रूर है, पर जो भी हो सका, हम जिम्मेदारी थी वो हमने निभाई। रोकने की तो कोशिश बतेरे करते हैं, लेकिन हम रुकने वाले लोग नहीं हैं। बेशक हम संख्या में अभी कम हैं, और पुरानी पार्टियों के मुकाबले हम जो है नए पार्टी हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन नए पुराने की बात नहीं है। जनता के दर्द को कौन कितनी अच्छी तरह से महसूस करता है, समझता है, और सही वक्त पर क्या मदद करने की वो हिम्मत रखता है और मदद करता है, असली बात यह है। तो जो हमसे बंद पड़ा हमने किया, रोक हमें कोई नहीं सकता। ये बीजेपी भी जो है इसमें भी हिम्मत नहीं है, इसमें भी इतना गुर्दा नहीं है जो हमें रोक सके। आने वाले समय में इसे बता देंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारी जो हो सकी मदद की, जितना भी कर सके उतना ही। एक आखिरी सवाल है, क्या आप सर सीए एनपीआर को लेकर के जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, क्या आप फिर से? केवल ये नहीं, सीए एनपीआर एनआरसी ये तो आंदोलन चलेगा ही, इसके बाद में लॉकडाउन के बाद में अब आंदोलन और भी शुरू होंगे। आंदोलन शुरू होगा, जो रेहड़ी पटरी वाले जो मजदूर हैं, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, जो डेली वेजेस वाले हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं, लेबर हैं, उनके बेहतरी के लिए आंदोलन होगा, उनको न्याय दिलाने के लिए आंदोलन होगा। और जो श्रमिक कानून इन सरकारों ने इनमें हेरफेर करी और पूरे 3 साल के लिए श्रमिक कानून खत्म कर दिए हैं, इसके लिए जबरदस्त तरीके से आंदोलन होगा। हमने तैयार कर लिया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है,
जेनेवा में जिसका ऑफिस है, हम वहां जो अपनी एप्लीकेशन डालने जा रहे हैं कि भारत सरकार को ये डायरेक्ट किया जाए, क्योंकि भारत सरकार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उस पर सिग्नेचर करने वाली वन ऑफ द सिग्नेटरी है, हस्ताक्षर किए हैं। इसका मतलब यह है उस कानून को मानती है, उस संविधान को मानती है। तो उस संविधान के चार्टर के तहत जो इन्होंने वचन दिया है कि हम मानेंगे, उसको लागू करना पड़ेगा। और जो मजदूर हैं, उन श्रमिकों के, मजदूरों के जो हित के लिए जो कानून इस देश में बने हुए थे, उनको फिर से बहाल करना पड़ेगा, पूरी मजबूती से लागू करना पड़ेगा। हम वहां इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों की बेहतरी के लिए भी आंदोलन हम लोग शुरू करने का पूरा प्लान कर रहे हैं। देखते हैं किस तरह से होगा। उसमें दो तरह की हमारी वो है, एक तो इस देश का जो किसान है, इस देश के किसानों को एक बार पूरी तरह से कर्ज मुक्त किया जाए। जब इस देश का जो उद्योगपति है, पूंजीपति है, बिजनेसमैन है, जब उसके सारे कर्जे माफ किए जा सकते हैं। आपने देखा ना, 6 करोड़ 66 लाख माफ कर दिए, और इसके अलावा जो मतलब ये पिछले 4 साल में, और इसके अलावा 68 करोड़ 68,600 करोड़ रुपए जो फ्रॉड है, बिल्कुल जो लूट के भाग गए 50 लोग, जिनकी लिस्ट टॉप के जो 50 है, जिनमें मेहुल चौकसी और नीरव मोदी वगैरह सारे, उनके माफ कर दिया। और हर साल ये सरकार बिजनेसमैनों को 5 से 6 लाख करोड़ माफ करती है, टैक्स में छूट देती है। तो क्यों नहीं जो देश का किसान है उसको एक बार पूरी तरह से कर्ज मुक्त किया जाए। तो हमारी लड़ाई इसमें रहेगी, किसान को पूरी तरह से कर्ज मुक्त किया जाए। दूसरा, किसान को उसकी फसल का उचित जो C2 एक्चुअल में है वो उसको मिलना चाहिए, लागत का 1.5 गुना, ताकि किसान सम्मान का जीवन जी सके। हम लोग इस पर बहुत मजबूती के साथ काम करेंगे। जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा, इसके लिए लगातार हमारा प्रयास रहेगा। ये हमारी पार्टी का न केवल एजेंडा है, बल्कि हमारा प्रण भी है। इंसानियत के नाते मैं एक किसान रहा हूं, तो मैं किसान की मजबूरियां हैं मैं जानता हूं। आज जरूर मैं एक एडवोकेट हूं और लोगों के बीच में हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन मैं बेसिक रूप में किसान हूं। आज भी मेरे पास जमीन है, तो मैं जानता हूं कि किसान की दिक्कतें क्या हैं, उसे क्या मिलता है, क्या नहीं। इन हाथों से, अपने हाथों से काम किया है, तो मैं उसकी हर सांस कैसे वो लेता है, मैं उससे वाकिफ हूं। इसलिए किसानों के लिए, इस देश के मजदूरों के लिए जो हालात हो गए हैं कि 12 करोड़, ये CMI का डाटा है कि 12.2 करोड़ यानी 12 करोड़ 20 लाख लोग इसी उसमें अप्रैल के महीने में बेरोजगार हो गए। ये तो CMI का आंकड़ा, और बाकी और कितने हैं उसके हिसाब आप लगा लीजिए, जिनमें से जो हालत, और 4.5-5 करोड़ तब नोटबंदी में हो गए। तो जो ये व्यापक पैमाने पर बेरोजगारी है, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। पूरी जो है साथियों से सबसे अपील करेंगे, सब लोग मिलकर साथ में आए, कंधे से कंधा मिला के काम करें।